क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रेसिडेंट के सवालों को इग्नोर कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो अभी पॉलिटिकल एंड लीगल सर्कल्स में इक्वली घूम रहा है, क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ने कुछ डायरेक्ट और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेरीज रखी है और कोर्ट के सामने ये ऑब्लिगेशन है कि वो इसका जवाब दे। लेकिन शुरुआत में लग रहा था कि बेंच कुछ ट्रिकी मुद्दों को साइड में रख रही है, शायद उन्हें लेटर स्टेज पे एड्रेस करे। पर अब जब प्रेसिडेंट ने क्लियरली इंसिस्ट किया है कि ये क्वेश्चंस रिकरिंग इश्यूज हैं जो बार बार उठते रहेंगे, तो बेंच के लिए उनसे बचना मुश्किल हो गया है। और इसी बैकड्रॉप में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स एक सेंट्रल स्टेज पे आ गए, जहां उन्होंने एक एक पॉइंट को सिस्टमैटिकली एड्रेस किया। इस रेफरेंस का बैकग्राउंड ये है कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पोर्टेंट लीगल क्वेश्चंस। अब ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जो तब इन्वोक होती है जब कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी हो या ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। इस बार प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस रखे जो लार्जली गवर्नर्स के रोल, प्रेसिडेंट के पावर्स और स्टेट के राइट्स को लेकर है। कोर्ट इनिशियली हेजिटेंट थी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर करने में, स्पेशली वो जो स्टेट्स की मेंटेनेबिलिटी अंडर आर्टिकल 32 को टच करते थे। पहले की हियरिंग्स में सीजे बीआर गवई एंड जस्टिस नरसिम्हा ने ये भी इंडिकेट किया था कि अभी इस स्पेसिफिक मुद्दे पे ओपिनियन देना जरूरी नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने रिमार्क भी किया था कि टेकिंग एन extreme view cannot serve as a reason to argue that the court should take no view at all। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रेसिडेंट के बिहाफ में ये इंसिस्ट किया कि प्रेसिडेंट इस मैटर पर एक्सप्लिसिट ओपिनियन चाहती है, तो कोर्ट के पास इसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सबसे पहला कोर्ट डिस्प्यूट था कि कैन अ स्टेट गवर्नमेंट फाइल अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक हाईली टेक्निकल जुरिस्डिक्शनल सवाल था। आर्टिकल 32 एक रेमेडियल प्रोविजन है जिसमें किसी भी सिटीजन को राइट दिया गया है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सके अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते ही नहीं। यहाँ पर एसजी तुषार मेहता का स्टैंड एकदम कैटेगोरिकल था। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एन एंटिटी व्हिच पोजेसेस फंडामेंटल राइट्स। Therefore, Article 32, which is invoked to seek the protection of fundamental rights, cannot be invoked by a state government। एसजी मेहता ने और क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट और यूनियन के बीच डिस्प्यूट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए एक स्पेसिफिक रेमेडी ऑलरेडी प्रोवाइड की है, दैट इज आर्टिकल 131, जो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है फेडरल डिस्प्यूट्स डिसाइड करने का। मतलब अगर बिहार और यूनियन गवर्नमेंट के बीच कोई फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्ट है तो वो आर्टिकल 131 के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 को इन्वोक करना उनका राइट नहीं है। एक और एंगल जो स्टेट्स अक्सर यूज करते हैं वो ये होता है कि हम अपने सिटीजन्स के राइट के लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल 32 के अंदर अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन एसजी मेहता ने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि द स्टेट कैन नॉट मेंटेन सच अ रिट पिटिशन। द स्टेट एज एन एंटिटी डज नॉट पोजेस एनी फंडामेंटल राइट्स एंड इट कैन नॉट एडवांस एन आर्ग्यूमेंट दैट इट वाज अग्रीव्ड बाय द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी स्टेट्स अपने सिटीजन्स का प्रॉक्सी बनकर कोर्ट के सामने नहीं आ सकता। फिर एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि अगर स्टेट्स को गवर्नर से ग्रीवांस है तो क्या वो गवर्नर के अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल कर सकती है? एसजी मेहता का जवाब था एक क्लियर नो। उन्होंने कहा कि अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द गवर्नर। बाय द वेरी नेचर एंड फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी सॉट अगेंस्ट हिम। मतलब गवर्नर की ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दी गई है और डायरेक्टली उसके खिलाफ रिट मेंटेनेबल ही नहीं है। यहीं पर बेंच ने भी अपने डाउट्स रेज किए। सीजे बीआर गवई ने पूछा, हाउ डज ही नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? It is the GOI which entrusts the authority to the governor. As per the Constituent Assembly debates, the governor is the vital link between the states and the center। ये एक शार्प क्वेश्चन था क्योंकि गवर्नर को हर टाइम यूनियन का एजेंट माना जाता है जो स्टेट और सेंटर के बीच ब्रिज का काम करता है। लेकिन एसजी का जवाब था कि गवर्नर की लीगल पोजीशनिंग अलग है। उन्होंने कहा कि इन मोस्ट केसेस स्टेट गवर्नमेंट अपीयर एंड डिफेंड द गवर्नर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। आर्टिकल 154 says the executive power of state vests with the governor। Article 155, governor is appointed on warrant by the president। He is not the same thing as the Union of India for the purpose of Article 131। यानी टेक्निकली गवर्नर यूनियन का एजेंट नहीं है और इसलिए उसके अगेंस्ट डिस्प्यूट को आर्टिकल 131 में भी नहीं लाया जा सकता। यहाँ तक के डिस्कशन के बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री होती है। उन्होंने अपने सबमिशंस में वो पॉइंट रेज किए जो कोर्ट के लिए डायरेक्टली अवॉइडेड क्वेश्चंस को कन्फ्रंट
कन्फ्रंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के क्वेश्चन 8 पर आए, जिसमें पूछा गया था कि क्या प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना व्हेन अ गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर असेंट। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी का जवाब था कि देयर इज नो मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस ऑन द प्रेसिडेंट टू अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। मतलब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है लेकिन कंपल्शन नहीं। फिर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने क्वेश्चंस 10, 11 और 13 पे सबमिशंस दिए जो आर्टिकल 142 के स्कोप और गवर्नर के रोल को टच करते थे। सबसे ज्यादा डिस्कशन तमिलनाडु गवर्नर केस के कंटेक्स्ट में हुआ, जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके 10 बिल्स को डायरेक्टली डीम्ड एसेंट दे दिया विदाउट गवर्नर्स फॉर्मल अप्रूवल। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि आर्टिकल 142 हैज बीन मिसअंडरस्टूड। इट वाज वन ऑफ द फ्यू आर्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी कंट्रोवर्सी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब इस आर्टिकल का वाइड स्कोप है लेकिन इसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। सीजीआई बीआर गवई ने भी उनसे पूछा कि क्या कोर्ट एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला बना सकती है गवर्नर के पावर्स के एक्सरसाइज के लिए आर्टिकल 142 के थ्रू। तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जवाब दिया कि कोर्ट अपने इम्प्लिसिट लिमिट्स समझते हैं, लेकिन रियल इशू ये है कि क्या आर्टिकल 142 पे कोई इनहेरेंट फेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट क्वेश्चन 14 पे आया, वेदर अ स्टेट कैन सीक रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। एसजी मेहता का स्टैंड था नो। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इसको डायरेक्टली काउंटर किया। उन्होंने कहा कि challenges could be brought by states under Article 32. Article 131, which deals with original suits between the states and the union, did not bar such relief because governors were neither the union nor the state government. Otherwise, states would be remedialess. मतलब अगर गवर्नर्स को यूनियन और स्टेट्स दोनों से अलग माना जाता है और उनके अगेंस्ट आर्टिकल 32 की मेंटेनेबिलिटी डिनाई कर दी जाती है तो स्टेट्स के पास कोई भी रेमेडी बची ही नहीं होगी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस डिस्टर्ब करेगा और फेडरल स्ट्रक्चर को वीकन करेगा। अपने कंक्लूडिंग सबमिशंस में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस वुड बी डिस्टेबलाइज्ड इफ गवर्नर्स और द प्रेसिडेंट वर ट्रीटेड एज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। इट विल बी एंटीथेटिकल टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब अगर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स को कम्प्लीटली अनअकाउंटेबल बनाया गया तो डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा कि कोई भी अथॉरिटी लॉ के ऊपर नहीं है। आखिर में असली टेस्ट ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में जाता है। एक बात तो तय है कि जो सवाल पहले कोर्ट अवॉइड कर रही थी अब उनसे बचना मुश्किल हो गया है। ये वही रिकरिंग इश्यूज है जो बार बार उठते रहेंगे और उनका जवाब भी तय करेगा कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।